Namaste and welcome all of you to yet new another topic that we are going to start off from our today's session, and that's there for you on the screen. Yes dear students, आज से हम एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं और ये टॉपिक जो हम शुरू कर रहे हैं इसका नाम है SEBI's Issue of Capital and Disclosure Requirement Regulations of 2018. The topic that is the most happening topic, the regulation that is one of the most trickiest regulations of the entire regulations that are framed up by SEBI. Yes dear students, आप बहुत अच्छे से जानते हैं इस बारे में, और अगर नहीं भी जानते हैं तो लेट मी रिकॉल द थिंग टू यू कि ये रेगुलेशंस इशू ऑफ कैपिटल बाय एन एंटिटी दैट इज अबाउट टू बी लिस्टेड ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज और when it is already listed on a stock exchange के द्वारा जब मल्टीपल अलग अलग वेज में इश्यूज लाए जाते हैं तो क्या कंडीशंस हैं, क्या क्राइटेरिया है, क्या एलिजिबिलिटी है, इन सब चीजों पर आधारित है. वी हैव होल सेट ऑफ दीज रेगुलेशंस जो कि हमें ये समझाते हैं कि कैसे कोई भी कंपनी स्टॉक मार्केट्स में इशू लेकर के आ सकती है, whether it is an unlisted issuer and coming up with an IPO, that is the initial public offer, or it is a listed issuer already present in the market and coming up with a further public offer, that's FPO. It can take the form of rights issue, it can take the form of bonus issue, it can be meant for a selected group of persons not exceeding 200 and can take the form of private placement or preferential allotment. तो बहुत सारे शब्द हैं, बहुत सारी टर्मिनोलॉजी हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि यहाँ हमें इन रेगुलेशंस में पढ़ना है. बट before we can straight away move on to the eligibility criteria and the other conditions in terms of issue, it is very important for us to know how did these regulations came into existence. It is very important for us to understand what was the past of these regulations. ये regulations existence में कैसे आए, इनका past क्या था, ये regulations कैसे इफेक्टिव हुए, वो सारी की सारी चीज यहाँ हाल फिलहाल में आपके सामने स्क्रीन पर है. और चलिए आइए हम इसे देख करके समझना शुरू करते हैं कि इस चैप्टर में, इस कॉन्सेप्ट में, इस सेट ऑफ रेगुलेशन में जहां पर हमें इशू ऑफ कैपिटल के और उससे संबंधित डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स के बारे में पढ़ाया जाएगा. So how did these regulations got into existence, and it is what about the capital? What sort of an issue? कौन सा कैपिटल है जिसका इशू हो रहा है, कैसे इशू हो रहा है, कौन सा डिस्क्लोजर देना है, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको पहले समझना है. जब भी एक कंपनी, चलो थोड़ा लिख करके समझाती हूं आपको, इसके बाद जो यहां पर लिखा है मैंने वो बताऊंगी. जब भी एक कंपनी स्टॉक मार्केट से फंड्स बोरो करना चाहती है तो उसके लिए वो स्टॉक मार्केट के प्लेटफॉर्म को चुन करके वहां जो भी एलिजिबिलिटी की कंडीशंस है इन्हें पूरा करके अपनी इशू की प्रक्रिया में आगे बढ़ती है. Now what is issue and how does a company target this market? तो ये टर्म्स बहुत बेसिक हैं, इतना सब हम पढ़ चुके हैं, हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि मार्केट में there are a handful of people who have savings with them, and these are the group of people who have excess of money, excess of funds, and when they transfer this excess of funds to those who are in need of it, that is we call the borrowers. This is how the entire stock market performs. हमारा बाजार है ही पूरा यही ना, स्टॉक मार्केट है ही पूरा यही. It's all about a handful of people who have the money. Investors कहते हैं अपन उन्हें, और दूसरे हाथ पे वो लेने वाले हाथ है जिनके की पास पैसा है नहीं पर प्रोजेक्ट्स हैं, इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं. दे विल ऑफर यू द प्रोजेक्ट्स, द इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस. यू नीड टू इन्वेस्ट द मनी, यू नीड टू गिव देम द मनी एंड दे विल गिव यू द रिटर्न. दैट्स हाउ द मार्केट ऑल्सो ओरिजिनेटेड. सो एक कंपनी है, वो कंपनी जिसे हम मार्केट की लैंग्वेज में बोरोवर के नाम से जानते हैं, और ये जो बोरोवर कंपनी है, ये बोरोवर कंपनी अब अपनी फंड्स की नीड्स को पूरा करने के लिए स्टॉक मार्केट का रुख अपनाती है, स्टॉक मार्केट्स का रास्ता पकड़ती है. Now definitely this borrower company has to be a public company. ये चीज दिमाग में क्लियर रखिएगा, because a
private company can never go to the stock market to raise the funds. It is obviously restricted by its articles, and these restrictions in the articles are incorporated by virtue of section 2 clause 68 of the Companies Act, जो ये क्लियरली कहता है कि प्राइवेट कंपनी अपनी किसी भी सिक्योरिटी के सब्सक्रिप्शन के तौर पर पब्लिक से पैसा नहीं ले सकती। तो वही पब्लिक कंपनी है और पब्लिक कंपनी को पैसे की जरूरत है, और ये जो पब्लिक कंपनी है ये अपने फंड्स की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए स्टॉक मार्केट का रास्ता चुनती है, स्टॉक मार्केट का रास्ता अपनाती है आगे बढ़ने के लिए और अपने फंड्स की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। अब ये कंपनी बाजार में यदि सबसे पहली बार एंटर कर रही होती है, इफ द कंपनी इज एंटरिंग इनटू द मार्केट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, दैट मीन्स इससे पहले कंपनी ने स्टॉक मार्केट के प्लेटफॉर्म से कोई फंड्स रेज नहीं करे थे, कंपनी ने स्टॉक मार्केट पर कोई भी सिक्योरिटी इशू नहीं करी थी। दिस इज द फर्स्ट टाइम, इनिशियल टाइम दैट द कंपनी इज टारगेटिंग द मार्केट टू रेज द मनी, going to the public to raise the money। तो जब एक कंपनी पब्लिक में जा करके पब्लिक से स्टॉक मार्केट के माध्यम से पैसा उठाती है, तो इस तरह का जो पब्लिक इशू है, पब्लिक इशू तो बोलेंगे ही सही भाई, क्योंकि ये पब्लिक से रेस करा जा रहा पैसा है, उनके लिए लाया जा रहा इशू है। पर when it is for the very first time, we call this as an initial पब्लिक ऑफर और IPO। शॉर्ट में हम इसको IPO कहते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफर कहते हैं, बिकॉज इट इज द वेरी फर्स्ट टाइम इश्यू। दिस इज द फर्स्ट टाइम व्हेन अ कंपनी इज टारगेटिंग एंड गोइंग टू द मार्केट, and this also clearly means, my dear students, the another aspect of this statement also clearly states that कि ये कंपनी क्योंकि फर्स्ट टाइम बाजार में जा रही है, यानी इससे पहले ये अभी तक बाजार में नहीं गई थी, and this means the company is a unlisted issuer, it is not listed, it is not present। सबसे पहली बार जा रही है ना वो बाजार में पैसा रेस करने के लिए, मतलब पहले से नहीं थी वो उस बाजार में, और जो वो पहले से नहीं है, दिस मीन्स वो अभी तक अनलिस्टेड है, क्योंकि जो बाजार में मौजूद होता है उसको अपन लिस्टेड बोलते हैं। द कंपनी, द बोरोवर दैट्स ऑलरेडी प्रेजेंट इन द मार्केट इज कॉल्ड एज लिस्टेड, द वन व्हिच इजंट, जो नहीं है वो अनलिस्टेड है। सो यू आर एन अनलिस्टेड इशूअर टारगेटिंग द पब्लिक through the stock market for the very first time to raise the money, and that's why your issue is called as initial public offer। आप एक अनलिस्टेड बोरोवर या इशूअर कंपनी है जो कि सबसे पहली बार पब्लिक से फंड्स रेज करने के लिए स्टॉक मार्केट्स में जा रहे हैं, तो जो पब्लिक ऑफर आप लेकर के आ रहे हैं उसे हम इनिशियल पब्लिक ऑफर बोलेंगे। इतना समझ रहे हैं? क्लियर है? ठीक है। अब एक बार जब ये कंपनी इस तरीके से फंड्स रेज कर चुकी है, मतलब अब इसके बाद इसका जो स्टेटस होगा वो लिस्टेड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब वो लिस्टेड में कन्वर्ट हो गई। Now it is a company that is listed because it is now present in the market when it came up with that first time issue and issued securities to the public. So now when this company further plans for more issues, अब जब ये कंपनी और इश्यूज लेकर के आती है, यानी कि पब्लिक से और फंड इशू करना चाहती है, रेज करना चाहती है, सब्सीक्वेंट इश्यूज लेकर के आती है, तो ये जो सब्सीक्वेंट इश्यूज हैं, ये सब्सीक्वेंट इशू क्या बन जाते हैं बच्चों? ये कौन सा पब्लिक इशू बन जाएगा? ये फर्दर पब्लिक इशू या फर्दर पब्लिक ऑफर, या जैसा कि हम इसे शॉर्ट में कहते हैं FPO बन जाएगा। समझ गए ना? इतना IPO और FPO का एक बेसिक लॉजिक क्लियर हुआ ना? अभी कुछ और भी चीजें जो मुझे आपको समझाना है, थोड़ा सा देर में वो आ रही है, बट अब इतना लॉजिक आप जानते हैं कि देयर इज अ कंपनी दैट इज वांटिंग टू रेज द मनी फ्रॉम द पब्लिक थ्रू द प्लेटफॉर्म ऑफ स्टॉक एक्सचेंजेस, एंड इन दैट वे इट इज गोइंग टू द पब्लिक। When it goes to the public for the very first time, it carries the tag of being an unlisted issuer and comes up with an IPO. Once it has bought an IPO, thereafter the company is now no more unlisted but becomes a listed issuer.
यानी कि अब वो लिस्टेड हो चुकी है, अब उसकी सिक्योरिटी स्टॉक मार्केट पे प्रेजेंट है, तो अब जो वो इश्यूज लेकर के आएगी उनको अपन बोलेंगे फर्दर पब्लिक ऑफर, दैट्स एफपीओस. So this is the very basic logic of what we call public issues as a process through which a company raise funds from the public through the platform of stock exchange is called as a public issue. A process through which a company raises the funds from the public through the platform of a stock exchange is called as a public issue. ठीक है, समझ गए भैया इतनी चीज. अब देखिए इधर मैंने इंट्रोडक्टरी वाले पार्ट में आपसे क्या कहा है. वेल, एज फार एज दीज रेगुलेशंस आर कंसर्न, तो ये जो रेगुलेशंस है ये कंपनीज के द्वारा पब्लिक इश्यूज जो लाए जाते हैं उस पर बेस्ड है. और पब्लिक इशू बच्चों एक ऐसी चीज है दैट इन्वॉल्व्स द कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स एंड डिमांड्स कोऑपरेशन ऑफ मल्टीपल एजेंसीज. बहुत सारे इंटरमीडियरीज होते हैं, इन सब की कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स से ही पब्लिक इशू लाए जा सकते हैं. पब्लिक इशू लाना मजाक नहीं है. ऐसा नहीं कि बस लग रहा है भैया पैसा रेज करना है पब्लिक से तो एक किताब पर एक कागज पर 4 6 8 10 15 20 लाइन लिख देंगे और बोल देंगे ऐसा करेंगे वैसा करेंगे ये करेंगे वो करेंगे, लाओ पैसा दे दो. ऐसे थोड़ी हो जाएगा. इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम, लॉट ऑफ एफर्ट. जस्ट लाइक जब एक पिक्चर बनाया जाता है तो आप जानते हो ना उससे कितने सारे लोग जुड़े होते हैं. हम सब तो बस पर्दे पे हीरो हीरोइन और जो साइड आर्टिस्ट होते हैं उन्हीं को देखते हैं, बट देयर सो मेनी पीपल जो कि उस एक पूरी पिक्चर से जुड़े होते हैं. कितने अवार्ड शोज आपने देखे होंगे, उस अवार्ड शोज में कितने सारे टेक्नीशियंस और दूसरे लोगों के अपने नाम सुने. किसी ने गाने लिखे हैं, किसी ने धुन बनाई है, किसी ने गाना गाया है, किसी ने डायलॉग्स लिखे हैं, किसी ने पूरी सिनेमेटोग्राफी संभाली है, किसी ने उसकी एडिटिंग संभाली है, किसी ने लाइटिंग संभाली है, तो किसी ने स्पॉट बॉय का काम करा है, किसी ने स्पेशल इफेक्ट्स देने का काम करा है, किसी ने डांस सिखाया है और गाने को पूरा कोरियोग्राफ करा है. बहुत सारी चीजें होती है ना बच्चों जो कि मिला करके फिर उस पूरे के पूरे पिक्चर को अपने सामने स्क्रीन पर रखती है. what we see on the screen is just that movie, the hero or the heroine or the villain or the vamp or the side artist. But at a time there can be a group of more than 100 people engaged in making up that one particular movie. पब्लिक इशू ऐसी एक पिक्चर है जो स्टॉक मार्केट के पर्दे पे दिखाई जाएगी, बट जैसे एक फीचर फिल्म को दिखाने में बहुत सारे लोगों का रोल होता है, ठीक उसी तरह से पब्लिक इशू की पिक्चर चलाने में भी बहुत सारे लोगों का रोल होता है. इट्स नॉट जस्ट ओनली अबाउट द कंपनी एंड द इन्वेस्टर. It's not just only about me giving the money as an investor and you borrowing the money as a borrower और काम खत्म. इतना आसान नहीं होता है ये. It involves the efforts of lot of people and agencies, various types of intermediaries, whether it's a stockbroker or a merchant banker or a registrar or an underwriter or a portfolio manager. There are a lot of agencies. और यदि इंटरनेशनल लेवल पे ये चीजें हो रही है तो इसमें फॉर्मेलिटीज और एजेंसीज और बढ़ जाती. सो पब्लिक इश्यूज डेफिनेटली इन्वॉल्व्स कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स ऑफ लॉट ऑफ एजेंसीज जो कि मिल करके इंटरनल और एक्सटर्नल लेवल्स पर काम करती हैं और आपके इश्यू को सक्सेसफुल बनाती है. ठीक है, समझ रहे हैं इतना. यहाँ देखिए मैंने आपको कुछ के नाम भी दिए. मर्चेंट बैंकर्स हैं, ब्रोकर्स हैं, अंडरराइटर्स हैं, लीगल एडवाइजर्स, रजिस्ट्रार्स, सोलिसिटर्स. All these are various types of agencies, including statutory agencies like ROC, SEBI, RBI, and even others, based on the type of issue that you are coming up with. क्योंकि issues भी आधा दर्जन तरह के होते हैं. There are 5 to 6 kinds of issues that a company can come up with. Public issue is one type of that. And the major intention or the aim of public issue is to sell and to do the marketing of shares to the public. It can be securities as well. हम सिर्फ शेयर्स हर बार नहीं बोल सकते. It can be securities also, but सबसे ज्यादा शेयर्स. उसके बाद कुछ डेरिवेटिव्स, कुछ हाइब्रिड सिक्योरिटीज और फिर म्यूचुअल फंड्स. ये सब मिलते हैं बाजार में बच्चों. So there are a lot of conditions that are involved and intermediaries that are involved जो कि आपके इस पूरे पब्लिक इशू को गवर्न करते हैं, इस पूरे पब्लिक इशू को कंप्लीट बनाने में आपकी हेल्प करते हैं.
एंड दैट्स वाई क्योंकि ये एक डिटेल्ड प्रोसीजर होता है और क्योंकि इसमें बहुत सारी पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट इसमें होता है, बोरोवर्स का इंटरेस्ट इसमें होता है, बिकॉज ऑफ ऑल दीज मल्टीपल फैक्टर्स रेगुलेशन तो तगड़ा रखना पड़ेगा ना, क्योंकि यदि इसमें ढिलाई करी, यदि इसमें हमने चीजों को लूजन अप करा तो मे बी पॉसिबल कि चीजें उस लेवल पर ना पहुंच पाए जिस लेवल पर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं और फ्रॉड्स और स्कैंडल्स और स्कैम्स होने लग जाए बाजार में. So we need a proper set of regulations. We needed a proper set of regulations since the long time. जिसके लिए हमारे देश में पहले 2000 अर्ली 2000 की अगर बात करें तो सेबी की डिस्क्लोजर और इन्वेस्टर प्रोटेक्शन गाइडलाइंस चलती थी. बट समय के साथ साथ सारी रेगुलेशंस और गाइडलाइंस पुराने होते जाते हैं, हम उनमें अमेंडमेंट करते जाते हैं. फिर एक पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा आता है जब अमेंडमेंट का चांस ही नहीं बचता, क्योंकि वो इतना अमेंडेड हो चुका है, वो रेगुलेशन में इतने अमेंडेड हो चुके हैं कि नाउ इट्स टाइम टू कम अप विद समथिंग न्यू. और फिर हम नए नए रेगुलेशंस बनाते हैं. ठीक उसी प्रकार जो आप ये स्क्रीन पर अभी देख रहे हैं कि 26 अगस्त 2009 को हमने जो सेबी की डीआईपी यानी डिस्क्लोजर एंड इन्वेस्टर प्रोटेक्शन गाइडलाइंस जो 2000 में बनी थी उनको रिसाइंड करा था, समाप्त करा था और एक नया कोड बनाया था जिसे सेबी इशू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रेगुलेशंस के नाम से जाना जाता है, जो 2009 से इफेक्टिव हुआ था. बट 2009 की बात थी, वो समय फिर बदल रहा था. स्टॉक मार्केट्स दिन प्रतिदिन बदलते जाते हैं. किसी दिन ये बुल की तरह एग्रेसिवली आगे बढ़ते हैं और किसी दिन ये बियर की तरह लुढ़क जाते हैं. You know that the bullish and the bearish phases of the market, right? So they perform in a very uncertain manner. Markets की ये चीफ कैरेक्टरिस्टिक है कि ये बड़े अनसर्टन होते हैं. And since they are uncertain, we need proper regulations. हमने जो आईसीडीआर, अच्छा ये इशू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट जो है ना, इसको अपन शॉर्ट में आईसीडीआर यानी इशू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रेगुलेशंस कहते हैं. तो कई सारी जगह आपको यहाँ नोट्स पर स्क्रीन पर आईसीडीआर दिखेगा, कई सारी जगह मैं आईसीडीआर बोलूंगी, तो ध्यान रखना आगे से, ठीक है. अब हमने जो 2009 में आईसीडीआर रेगुलेशन बनाए थे ना बच्चों, ये 2009 में इंडियन मार्केट को कॉम्पिटिटिव लेवल पर पहुंचाने, इंटरनेशनल लेवल पर पहुंचाने के लिए बहुत इफेक्टिव थे. बिकॉज वी कंसिडर्ड द सिचुएशंस ऑफ द पास्ट, वी कंसिडर्ड द फ्लॉज ऑफ द डीआईपी गाइडलाइंस, and we also considered the fact that we need such set of regulations that can help Indian stock markets to perform at international levels. तो जब 2009 में ये रेगुलेशन बने ना, तो ये उस समय के इंडिया और इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए बिल्कुल परफेक्ट थे. पर समय बदलता गया और जैसे जैसे समय बदलता गया 2009 से लेकर के अगर हम अभी तक की स्थितियों की बात कर ले, अभी तक से मेरा मतलब है 2017-18 तक की, तो इन रेगुलेशंस में न्यूमरस अमेंडमेंट्स हुए बार बार. एंड दैट्स हाउ लॉ गोज ऑन. ऑल ऑफ इट नो बाय नाउ, हम सब लॉ के स्टूडेंट्स हैं और हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि लॉ इज ऑल अबाउट रेगुलेटिंग ह्यूमन एक्टिविटी. और ह्यूमन एक्टिविटी कंसिस्टेंट नहीं होती ना, इट इज डायनेमिक इन नेचर. इधर से जाने मना करेंगे तो उधर से रास्ता निकाल लेंगे, उधर से जाने मना करेंगे तो इधर से रास्ता निकाल लेंगे, इधर से जाने पर रोक लगाएंगे तो इधर रास्ता निकाल लेंगे. चौराहे पर पुलिस वाले खड़े हो जाएंगे, ट्रैफिक सिग्नल लग जाएंगे और कैमरा लग जाएंगे, तो हम गली मोहल्ले का रास्ता निकाल लेंगे निकलने के लिए, ताकि वहां कोई चालान भी ना बनाए और हम सट फटफट निकल जाएं. रास्ता निकाल लेंगे, जुगाड़ निकाल लेंगे. That's a word that is very closely associated to us as Homo sapiens, right? Human beings. जुगाड़ निकाल लेना हमें बहुत अच्छे से आता है, हर काम की जुगाड़ निकाल लेते हैं, चाहे वक्त परिस्थिति कैसी भी हो. तो हम कंसिस्टेंट नहीं रहते ना, और इसीलिए तो लॉ भी कंसिस्टेंट नहीं हो सकता. जस्ट लाइक द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंस और मैथमेटिक्स, लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स साइंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, यूनिवर्सली एप्लीकेबल प्रिंसिपल है यार ये.
जब ये आइजैक न्यूटन के सर पर वो एप्पल गिरा था तो वो एप्पल जहां वो बैठे थे वहां पर गिरा था, वो कहीं और बैठते तो भी नीचे ही गिरता। वो अमेरिका में बैठते, वो ऑस्ट्रेलिया में बैठते, वो भारत में बैठते, वो चाइना में बैठते, वो जापान में बैठते, कहीं भी बैठते, किसी भी पेड़ के नीचे बैठते, ऑफ कोर्स एप्पल के, सेब के, वो नीचे ही गिरता, उनके सर पर ही गिरता। बिकॉज लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स इज समथिंग दैट इज बाइंडिंग द एंटायर प्लैनेट ऑफ आवर्स। ये सब जगह एक जैसा है, पर उस एप्पल के नीचे गिर जाने के बाद उसे बांटने और बेचने के जो लॉज है वो अमेरिका में और ऑस्ट्रेलिया में और इंडिया में और चाइना में और जापान में एक जैसे नहीं हो सकते ना, क्योंकि इन कंट्रीज में सभी जगह लोगों की सोच, उनका नजरिया, उनकी लाइकिंग्स, उनकी डिसलाइकिंग्स, उनके प्रेफरेंसेस सब अलग अलग होते हैं। एंड दैट्स व्हाई लॉ कैन नॉट बी कंसिस्टेंट ऑलवेज, इट कीप्स ऑन चेंजिंग, इट कीप्स ऑन चेंजिंग एवरी नाउ एंड देन। आपने सुना होगा कि किसी जानवर को यदि हम खूंटे से बांध देते हैं और यदि 15-20 दिन, महीना भर, 3 महीना तक वो एक ही जगह पर बनता है खूंटे से, तो फिर बाद में आप उसे खुला भी छोड़ दोगे ना, तो थोड़ी देर बाद इधर उधर घूम घाम करके कुछ देर में वो फिर उस जगह पर आ जाएगा जिस जगह पर उसे खूंटे से बांधा जाता है, उसे उसकी आदत हो जाती है। बट ह्यूमन बीइंग्स कीप ऑन चेंजिंग, behavior of the human beings keep on changing, and that's why the law has to change. In reference to this, the Indian markets were way too different in 2009, they were way too different in 2000, and prior to that and post to 2009 they also underwent numerous changes. At multiple points of time, need was being felt to change the laws to cope up with what was changing in the national and the international scenario, and that's why we had numerous amendments in these regulations. But at some point of time, we felt the need that now there is no more chance left to amend, but rather we should come up with an altogether new set of regulation. अब अमेंडमेंट बारीक बारीक इतने हो चुके हैं ना कि अब वो बारीक अमेंडमेंट जो है ना वो जगह जगह चुभने लग गए, और इसीलिए अब जरूरत ये है कि अब इन्हें टोटली रिन्यू करा जाए, मॉडिफाई करा जाए। पहले घर में 4 लोग रहते थे तो एक कमरे के मकान में भी रह लेते थे, पर जब ये 4 से बढ़कर के 8 हुए और 8 से बढ़कर के 12 हुए या 15 हुए तो अब एक कमरे के मकान में नहीं रह पाएंगे, अब घर को बड़ा करना पड़ेगा। Indian investors, Indian borrowers, national and international practices were developing and emerging in this similar manner. And owing to this fact, owing to this reason, the regulations had to be modified and renewed. अब regulations को modify या renew करने की जरूरत थी, and that's where we felt that we need to review and realign these regulations with these developments that are taking place at the national and the international front, so that they can reflect the best practices adopted globally. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत को रिप्रेजेंट करने के लिए, इंडियन मार्केट्स को उस लेवल पर लेकर के आने के लिए इन रेगुलेशंस में रिव्यू की जरूरत थी, और इस रिव्यू को करने के लिए हमने बैठा दी एक कमिटी, ICDR कमिटी। वो कमिटी जिसे अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ श्री पृथ्वी हल्दिया जून 2017 में टास्क दिया गया कि आप ICDR रेगुलेशंस को अब इस तरह से मॉडिफाई करो सो दैट दे गेट अलाइंड टू द इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस। वी डू नॉट मीन कि आप पूरा का पूरा तोड़ मरोड़ करके रख दो, बट अब इसको इस तरीके से बदलो, इसे ऐसे रीअलाइन करो, इसे ऐसे रीडिजाइन करो कि अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो प्रतिभूति बाजार या सिक्योरिटी मार्केट की प्रैक्टिसेस हैं, इन सब को कंप्लाई इंडियन कंपनीज भी कर सके, एंड वी कैन compete to those international borrowers also in the market. We can compete to those international corporates in the market, and we can raise the level of the Indian stock markets. अब आप इस तरीके से इस रेगुलेशन को रीअलाइन करिए, मॉडिफाई करिए, रिव्यू करिए। करा गया, and based on the recommendations of this state committee and of course after the consultation of various stakeholders,
ये हमेशा होता है। इन केस यू रिमेंबर, ऑलमोस्ट फाउंडेशन के या ईईटी के दिनों से हम हमेशा पढ़ते हुए आए हैं कि इंडिया में लॉ बनाने या एक्ट बनाने का क्या प्रोसेस होता है। We have studied in the foundation and the EET stages. We have revised them back in our executive stages. We always know that there's a life cycle to act in India. And this life cycle always involves consultation with the stakeholders. भाई लॉ ह्यूमन बींग्स के लिए है ना, तो जो लोग उस लॉ से जुड़े हैं उस पर उनका क्या इम्पैक्ट आना है और क्या वो उस लॉ से खुद को अडेप्ट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, इसमें उनकी व्यूज लेना जरूरी होती है। एंड दैट्स हाउ स्टेक होल्डर्स कम्स इनटू पिक्चर, द वेरियस अदर अथॉरिटीज दैट आर रिलेटेड विद दैट लॉ। कोई भी लॉ, कोई भी एक्ट बन रहा हो और इन सब के व्यूज, इनसे कंसल्टेशन लेने के बाद फाइनली 11th of September 2018 को हमारे सामने जो आए थे वो थे नए ICDR regulations, that is the SEBI's issue of capital and disclosure requirement regulations of 2018 that got effective from the 60th day of its publication in the official gazette. भारत के राज्य पत्र में प्रकाशित होने के उपरांत 60 दिनों के उपरांत ये लागू हो जाएंगे। आज की डेट में ये लागू हैं। They are effective and needs to be complied by all the listed borrowers and all those unlisted borrowers that are planning to come up with an issue in the form of an IPO in the stock markets. And they need to be studied by all those who are pursuing the courses of company secretaryship or even the chartered accountancy or the various other law related courses, securities market related courses. Because as professionals, my dear students, we will be the one who are going to advise these borrowers as to how do they can enter the market, how do they can comply with these requirements, and how they can fulfill their financial requirements by resorting to this method. समझ रहे हैं ना? पूरा कंसेप्ट क्लियर हुआ ना आपको दिमाग में? अब देखिए कि ये रेगुलेशन किस किस के ऊपर लगते हैं। मैंने आपको बताया था बहुत सारे तरह के इश्यूज होते हैं और ये जो रेगुलेशन है ये ऐसे ऑलमोस्ट सभी तरह के इश्यूज पर लगता है। तो अब ये रेगुलेशन कौन कौन से इशू पर लगता है, दैट्स व्हाट आई हैव brought in front of you on the screen. The regulation applies to all the following types of issues. Number one, it's public issues. Now by now you know कि पब्लिक इशू की जब हम बात कर रहे हैं तो ये एक ऐसा इशू है जो पब्लिक को टारगेट कर रहा है, राइट? अब हाँ, पब्लिक को टारगेट कर रहे हैं सबसे पहली बार तो आईपीओ और उसके बाद भविष्य में कभी तो वो एफपीओ हो जाएगा। सी आई हैव द मीनिंग फॉर यू। इफ यू कैन सी, दिस इज व्हाट द डायग्राम इज ऑल अबाउट। ये पब्लिक इशू आपका, इसी के बारे में अपने को पढ़ना है अभी, ठीक है? अब ये देखो पब्लिक इशू का एक्सप्लेनेशन यहाँ पर। ऐसा कोई भी issue या offer of securities that is made to the public by issue of a prospectus. Prospectus is important because it is through this document that we tell them what kind of a security are we issuing, what are its terms and conditions, and where we are going to use that money that we are raising by issue of these securities. प्रोस्पेक्टस, विवरणिका, एक ऐसा दस्तावेज, एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें हम वो संपूर्ण विवरण देते हैं कि हम कौन सी प्रतिभूति या सिक्योरिटी जारी करने वाले हैं, उस प्रतिभूति या सिक्योरिटी को जारी करने की नियम और शर्तें, टर्म्स और कंडीशंस क्या क्या होंगी, और आपसे लिए गए पैसे का इस्तेमाल कहां करा जाएगा, आपको कितना ब्याज दिया जाएगा, ब्याज नहीं, आपको कितना ब्याज दिया जाएगा और आपका पैसा आपको लौटाया कब जाएगा। अगर कंपनी नहीं लौटा पाई और यदि डिफॉल्ट होता है तो उस स्थिति में आपका इंटरेस्ट कैसे प्रोटेक्ट होगा, ये सब चीजें हम इस प्रोस्पेक्टस में बताते हैं। And all of us have studied the concept related to prospectus under the Companies Act in very detail, right? So that's how we issue shares or securities to the public. We need a prospectus. और इस प्रोस्पेक्टस के आधार पर जब हम पब्लिक इशू लाते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो हम उसको क्लासिफाई करते हैं ये दो पार्ट में, जो अपन ने अब बहुत अच्छे से समझ लिया, इधर डायग्राम में भी समझा था ना। इनिशियल पब्लिक ऑफर का मतलब होगा एक ऐसा ऑफर ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटी। नाउ दिस इज द वर्ड दैट इज यूज्ड इन दीज रेगुलेशंस। स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज में आते हैं शेयर्स,
and other convertible into share securities. स्पेसिफाइड सिक्योरिटी वर्ड यूज कर रहे हैं तो उसका भी मतलब पता रखिए, ऐसा नहीं कि बस पढ़ लेंगे. स्पेसिफाइड सिक्योरिटी में सिर्फ दो ही चीजें आती है, या तो शेयर्स या ऐसी सिक्योरिटी जो कन्वर्ट हो जाएगी. यू कैन हैव कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, you can have convertible debentures, you can have so many kinds of warrants that get converted into equity shares. तो ऐसी सिक्योरिटी जो कि कन्वर्ट होकर के जाएगी इक्विटी शेयर में. कन्वर्टेबल सिक्योरिटी और कन्वर्जन भी सिर्फ इक्विटी शेयर में होगा, याद रखिएगा. तो ऐसे इक्विटी शेयर्स और कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी शेयर्स वाले जो इंस्ट्रूमेंट्स है उन्हें हम स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज कहते हैं और उस पर ये रेगुलेशन लगते हैं. And when a company offers specified securities, the company has to be an unlisted issuer. ये लॉजिक समझा चुकी हूं मैं आपको. ये डायग्राम यहां हमने अनलिस्टेड इशूअर कैसे होता है ये बहुत अच्छे से समझ लिया है. अगर लग रहा है कि थोड़ा सा कंफ्यूजन बाकी है तो फिर से रिवाइंड कर लीजिए लेक्चर को और शुरुआत में जाके इसे सुन लीजिए. So it is an issue by an unlisted issuer to the public, of course, for subscription, and includes an offer for sale of specified securities. Offer for sale, जहां पर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के द्वारा अपनी सिक्योरिटीज ऑफर करी जाती है, स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज खरीदने के उद्देश्य से टू द पब्लिक बाय एनी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर. दैट्स व्हाट आई टोल्ड यू. ऑफर फॉर सेल मतलब मैं अपनी चीज आपको दे रही हूं कि आप इसे खरीद लीजिए. I have these shares in my hand. I have these shares that I purchased from the company. I subscribe to these shares. Now these shares are being offered to the public. So that's offer for sale of specified securities to the public by any existing shareholder or such security holder of that unlisted issuer. सबसे पहली बार हम इसको जारी कर रहे हैं. सबसे पहली बार पब्लिक में जा रहे हैं. इसके पहले पब्लिक में नहीं थे, स्टॉक मार्केट पे नहीं गए थे. ओके, कुछ और भी है यहाँ पर. इन ऑर्डर टू क्वालिफाई एज एन आईपीओ द ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज मस्ट बी बाय अनलिस्टेड कंपनी. ऑफ कोर्स लिस्टेड होगी तो आईपीओ कैसे बोलेंगे भाई. आईपीओ मींस इनिशियल. इनिशियल मींस फर्स्ट टाइम. फर्स्ट टाइम मींस इससे पहले आप मार्केट में थे ही नहीं. तो लिस्टेड तो है मतलब पहले से मार्केट में है. अनलिस्टेड है मतलब पहले से मार्केट में नहीं है. एंड दैट्स व्हाई आईपीओ सिर्फ अनलिस्टेड कंपनी लाती है. कभी भी लिस्टेड इशूअर का आईपीओ नहीं आएगा, याद रखो. आईपीओ हमेशा अनलिस्टेड इशूअर से जुड़ा हुआ टर्म होता है. इट्स ओनली द अनलिस्टेड इशूअर दैट कम्स अप विद एन आईपीओ एंड सच एन इशू शैल बी मेड टू द पब्लिक एंड नॉट टू एनी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर. एग्जिस्टिंग को देते तो राइट्स बोलते, उसको भी नीचे आ रहा है. सो इट्स नॉट मेंट टू योर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, इट्स फॉर द पब्लिक. नंबर वन. नंबर टू, इट इज ऑफर्ड from the existing shareholders, and number three, it is by an unlisted issuer. ये आईपीओ होता है. हाँ, एफपीओ तो बड़ा आसान सा है. एफपीओ का एक्सप्लेनेशन अब यहाँ पर देखेंगे तो एफपीओ के लिए कहा ऐसा कोई भी ऑफर ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज जो लिस्टेड इशूअर ला रहा है. अब देखो यहाँ पर लिस्टेड हो चुका है. ये देखो यहाँ जो मैं गोला बनाई थी, कहाँ बनाई थी मैं, नहीं बनाई थी, चलो बना देती हूँ. ये अनलिस्टेड इशूअर था और ये लिस्टेड इशूअर है, क्योंकि लिस्टेड होने के बाद आईपीओ आएगा ही नहीं. आईपीओ आया था तब अनलिस्टेड थे, अब आईपीओ आ गया तो लिस्टेड हो गए. अब सिर्फ एफपीओ आएगा. अब सिर्फ एफपीओ आएगा, फर्दर पब्लिक ऑफर. एंड जब भी कोई एग्जिस्टिंग लिस्टेड इशूअर पब्लिक को अपनी सिक्योरिटीज ऑफर करता है तो हम इसको एफपीओ बोलते हैं. इन अदर वर्ड्स, इट इज द पब्लिक इशू, another issue to the public other than to the existing shareholders or to a selected group of persons. उनको नहीं दे रहे हैं, क्योंकि उनको देते हैं तो उसका नाम अलग होता है. It's just public. It is meant for public. That's why it's public issue. याद रखिए. If it's for existing shareholders, it will be rights issue. It can be bonus issue if it is for selected group of persons, जैसा यहाँ पे कह रहे हैं. तो in that case, it will be private placement or qualified institutional placement. So public issue means general public. General public, जैसे आप और मैं, आम आदमी, आम, mango people. That's what we've been many a times designated as in so many memes, right? आम आदमी. तो आम आदमी के लिए जब आप ये इशू लेकर के आते हैं तो आम आदमी के लिए लाया गया आपका इशू पब्लिक इशू कहलाता है. ये आईपीओ हो सकता है, ये एफपीओ हो सकता है. दोनों ही स्थिति में, यानी आईपीओ चाहे एफपीओ, यदि ये एसएस स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज का है, एसएस
स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज का है तो इस पर ICDR 2018 लगेगा। समझ आ गया? ठीक है। और किस किस पे लगेगा मैम? तो आगे और लिस्ट भी है, नीचे देखते चलिए। राइट्स इशू पर लगेगा। राइट्स इशू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के लिए होता है, जब कंपनी पब्लिक को नहीं देती है और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ही देती है तो उसको हम राइट्स इशू कहते हैं, उस पर लगेगा। बट कंडीशन, एग्रीगेट वैल्यू ऑफ द स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज इज 50 लाख और अबव। 50 लाख से ज्यादा या 50 लाख का है लिस्टेड इशूअर के द्वारा तो लगेगा, अदरवाइज नहीं। और ये सब लिस्टेड इशूअर्स लाएंगे तो लगेगा बच्चों। अनलिस्टेड कंपनी अगर राइट्स इशू ला रही है तो भले ही 50 लाख से ज्यादा का होगा, सामान्य तौर पे तो लाएगी नहीं इतना, बट अगर ला भी रही है तो भी उसके ऊपर ये गाइडलाइंस नहीं लगेगी। समझ रहे इतना? ठीक है। फिर प्रेफरेंशियल इशू आएगा। प्रेफरेंशियल इशू हम यूजुअली कंपनीज एक्ट में पढ़ते हैं, सिलेक्टेड पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन को ही हम इसे देते हैं बस। कैसे देते हैं, किसे देते हैं? तो उसके लिए सेक्शन 62 सबसेक्शन 1 क्लॉज C भी आता है, सेक्शन 42 भी आता है कंपनी एक्ट का, और यहाँ नीचे गाइडलाइंस भी आएंगी। ठीक। फिर बोनस शेयर्स पर भी लगती है ये गाइडलाइन। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट पर भी लगती है। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट क्या होता है? तो हाथों हाथ इसको भी समझ लो। ये देखो, पहले राइट इशू देख लो जो आपको बताई थी मैं। आप क्या कर रहे हो? आप अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स जो एक पर्टिकुलर तारीख पर है उन्हें कुछ शेयर्स ऑफर कर रहे हो एक रेशो में जो उनकी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग पर आधारित है, रेशो में। सो इट्स एज सिंपल एज, इट्स जस्ट लाइक यू होल्ड 10 shares in the company and my company is going to offer you 1 share against 10. 1:10 के रेशो में 10 शेयर है तो मैं आपको 1 शेयर दे रही हूँ, और इट कैन बी लाइक 2:10 के रेशो में, और इट कैन बी लाइक 2:10 के रेशो में, और इट कैन बी लाइक 1:5, व्हाटएवर इट इज। आपके पास 1 है उसके बदले 5 है, उसके बदले 1 मिलेगा, या 10 है उसके बदले 1 मिलेगा। ये सब कंपनी फ्रीली डिसाइड करती है और एक स्पेसिफाइड तारीख निर्धारित कर देती है जिसको रिकॉर्ड डेट कहते हैं। अब जिसका नाम कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर में उस रिकॉर्ड डेट पर आएगा, हर वो व्यक्ति इन शेयर्स को प्राप्त करने के लिए एलिजिबल होगा, बीइंग एन एक्जिस्टिंग शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। ये इशू राइट्स इशू कहलाएगा। समझ गए? ठीक। ऐसा ही एक और होगा बोनस इशू, बट बोनस इशू जो होगा ना, ये कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, विदाउट एनी कंसिडरेशन, फ्री ऑफ कॉस्ट इशू होता है। कंपनी 1 भी रुपया नहीं लेती शेयर होल्डर्स से, एंड फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम कंपनी कम्स अप विद बोनस इशू व्हेन इट वांट्स टू कैपिटलाइज इट्स प्रॉफिट्स और रिजर्व्स। इसीलिए बोनस इशू को कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स भी कहा जाता है। I have excess of profits and it's just that I want to convert those profits into share capital and also offer additional shares to my existing shareholders. The answer is I come up with a bonus issue. और यदि लिस्टेड इशू स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज का बोनस इशू लेकर के आएगा, जहां वो अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को उनकी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग के आधार पर एक रिकॉर्ड डेट पर, वही कहानी है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग, रिकॉर्ड डेट, तीनों में बस यहां पर एक रेशो होगा और उस रेशो के आधार पे आपको कंसिडरेशन भी देना है। यहां पर रेशो तो होगा बट कंसिडरेशन कुछ भी नहीं होगा। ये चीज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी फ्रॉम द फ्री रिजर्व्स ऑफ द कंपनी और द शेयर प्रीमियम अकाउंट। समझ रहे इतना? ठीक है। अब आगे और देखो, प्राइवेट प्लेसमेंट में क्या आएगा? अभी अभी जो अपन नाम ले रहे थे कि भाई प्राइवेट प्लेसमेंट और प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट भी कुछ तरह के इश्यूज होंगे। ऊपर दिखा दूं पहले आपको, ये देखिए यहां पर अपन ने लिया है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट को मैंने हाईलाइट करा है। ठीक है। यहाँ पर नीचे जो आपके सामने ये स्क्रीन पर डायग्राम है, इसमें भी दिख रहा है आपको ये प्रेफरेंशियल इशू, ये क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट, ये राइट्स इशू, ये प्राइवेट प्लेसमेंट, ये पब्लिक इशू। तो पब्लिक तो आप पढ़ लिए, प्राइवेट प्लेसमेंट, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट और QIP। अब इसको समझ लीजिए, आइए देख लीजिए जल्दी से, आपके सामने चीजें स्क्रीन पर है। As far as private placement is concerned, तो यहाँ हम एक सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्संस जो 200 से ज्यादा नहीं होना चाहिए को शेयर्स या सिक्योरिटीज अलॉट करते हैं। एंड दिस इज नॉट अ राइट्स और अ पब्लिक इशू, इट्स जस्ट दैट वी गो टू सिलेक्टेड पर्सन कि मेरे को बस इन्हीं को देना है। नाउ ये इन्हीं में कौन आएगा, मैं कैसे दूंगी, कंडीशन क्या होती है, इसको लेके कंपनी एक्ट में बहुत सारा एक्सप्लेनेशन होता है। You have studied section number 62 subsection 1 clause C, जिसमें ये वाले कंसेप्ट हमें कवर अप करे जाते हैं, बहुत सारे पॉइंट आ जाते हैं यहाँ पर। और सेक्शन 42 में भी प्राइवेट प्लेसमेंट आता है, सीधा सीधा स्पेसिफिक, राइट।
सो वो कंडीशन एंड इन एडिशन ये कंडीशन यदि आप लिस्टेड इशूअर है। सिलेक्टेड पर्सन को देना है, सबको नहीं मिलना ये प्रसाद, ये सिलेक्टेड को मिलना है बस। ठीक, इसी के जैसा एक और होता है बच्चों, और इसको अपन क्या कहते हैं, इसको अपन कहते हैं प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। अब प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट मतलब लिस्टेड इशूअर अपने शेयर्स या कन्वर्टेबल सिक्योरिटी, जिसके लिए मैंने क्या नाम दिया था अभी ऊपर शेयर्स, इक्विटी शेयर्स, और वो कन्वर्टेबल जो इक्विटी में कन्वर्ट होता है, क्या नाम दी थी, जल्दी रिकॉल करो, मैं लिख रही हूं, लिख दूं, आपने अभी तक रिकॉल कर लिया होगा। इनको हम कहते हैं स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज फॉर द पर्पस ऑफ दीज रेगुलेशंस, राइट। सो ये स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज जब एक सिलेक्टेड पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन को दी जाती है, बट इन टर्म्स ऑफ चैप्टर 5 ऑफ दीज आईसीडीआर रेगुलेशन। अब बात वही है प्राइवेट प्लेसमेंट जैसी, सिलेक्टेड पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्संस, बट कुछ एडिशनल कंडीशंस हैं जो कि चैप्टर 5 में है, चैप्टर 5 ऑफ आईसीडीआर रेगुलेशन, और इन्हें कंप्लाई करके जब आपके द्वारा इशू लाया जाता है तो इस तरीके के इशू को फिर हम क्या कहते हैं, हम प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट कहते हैं। गॉट दिस? ओके। और ऐसे ही सिलेक्टेड पर्संस को जब हम इशू देते हैं इन्हीं कन्वर्टेबल शेयर्स या सिक्योरिटीज या इक्विटी शेयर का, बट वो सिर्फ QIB होते हैं, और चैप्टर 6 को जब हम कंप्लाई करते हैं ऑफ आईसीडीआर रेगुलेशंस तो वो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट बन जाता है। QIB क्या होते हैं बच्चों? तो QIB मार्केट में मौजूद अलग अलग कैटेगरीज ऑफ इन्वेस्टर्स में से एक होते हैं। इन्वेस्टर्स की कितनी कैटेगरी होती है मैम? तो आपके सामने कॉन्सेप्ट स्क्रीन पर है, देखिए। इन्वेस्टर्स सामान्य तौर पर 3 कैटेगरी के होते हैं। सबसे पहले हम आम आदमी जिसे बोलते हैं रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स, just like you and me when we have our demat accounts and when we trade on the stock markets, we are called as retail individual investors. Okay. Then we have some qualified institutional buyers या investor, मतलब आप इन्हें QIB भी बोल सकते हो, QII भी बोल सकते हो। They are those special kinds of institutional investors that are qualified by SEBI. Qualified यानी they are present in some list specified by SEBI. Usually mutual fund companies and other asset management companies इस कैटेगरी में आते हैं। They are institution, हम बोल रहे हैं ना institution होते हैं ये। And these institutions invest into the shares or securities of the company. That's why we call them as institutional investors, qualified institutional investors. And then we also have some non-institutional investors in the market. तो ये 3 कैटेगरी के इन्वेस्टर हैं, और यदि आप सिर्फ इस कैटेगरी के इन्वेस्टर को अपना इशू अलॉट करते हो, if you are coming up with an issue wherein you are going to allot the equity shares or convertible securities, that means the specified securities only and specifically to the QII or QIB, what do we call that kind of an issue? We call that issue as a QIP, Qualified Institutional Placement. Chapter 6 comply करना है। So private placement is for selected persons, preferential allotment is for selected persons, but subject to compliance of chapter 5 of ICDR, right? And qualified institutional placement is also a selected placement to selected person, but over here it is meant specifically and only for the QIBs in addition to compliance of chapter 6 of the ICDR regulations. और बच्चों ये सब हैं आपके वो भिन्न भिन्न प्रकार के इश्यूज, जिन इश्यूज के माध्यम से एक कंपनी मार्केट से फंड्स रेज कर सकती है। Here comes the end to the motive of this first lecture of mine, जहां पर मुझे आपको ICDR का एक बेसिक पूरा इंट्रोडक्शन देना था, समझाना था कि ICDR के पहले क्या था, आज ICDR क्या है और ये कितने तरह के इश्यूज पर लगता है। So this is all about the introductory session to ICDR. Now it is turn to understand all these terms into detail. Public issue हो, चाहे rights issue हो, चाहे bonus issue हो, चाहे private placement हो, चाहे preferential allotment हो, चाहे qualified institutional placement हो, और भी बहुत कुछ है। ये 2-3 पॉइंट, IPO हो depository receipts का, और IPO by small and medium enterprises हो,
या फिर वो कॉन्सेप्ट जिसे हम इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म के नाम पर पढ़ते हैं, ये सब चीजें अब हमें एक एक करके डिटेल में उठाना है और पढ़ना है। पर आज के सेशन को मैं यहीं रोकूंगी और अगले सेशन में हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और प्रोस्पेक्टस और ऐसे कुछ टर्म्स के साथ आगे बढ़ेंगे। Till then, please do clearly, specifically revise this chapter, and I'll see you in the next lecture. Bye bye. Take care.